अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन हो रही थी रेलेवेंट कॉस्टिंग या रेलेवेंट कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट पे। उसमें हमने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे और इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन भी हमने देखी थी। एक इलस्ट्रेशन हमारे पास 12 थी, उसके कुछ पार्ट पे हमने, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए परमानेंट और टेम्परेरी लेबर का डिफरेंस, और इसकी डायग्राम को हम डिस्कस कर पाए थे। अभी हमने इसके असूलों को अप्लाई नहीं किया था। तो हमने आज जो हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वहां से हमें बात शुरू करनी है। लेकिन उससे पहले कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करने से अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कोई सवाल कल के लेक्चर से? अच्छा जी, हम इलस्ट्रेशन 12 की ही तरफ चलते हैं और इलस्ट्रेशन 12 में हम जो लेबर का पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हम लेबर की बात करें तो इलस्ट्रेशन 12 में ये 3 तरह की लेबर हैं जो मिस्टर कैसर ने अपने एस्टीमेट में शामिल की हुई हैं। जैसा कल हमने 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया था, आज 3 टाइप्स ऑफ लेबर पे हम बात करेंगे। स्किल्ड लेबर 1200 घंटे 30 रुपए के हिसाब से इसने चार्ज किए हुए हैं। सेमी स्किल्ड लेबर 2500 घंटे 20 रुपए के हिसाब से चार्ज किए हुए हैं। अनस्किल्ड लेबर 1000 घंटे 25 रुपए के हिसाब से चार्ज किए हुए हैं। अब हम इनके रेलेवेंट नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है। हमें रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस प्रोडक्ट के लिए बनानी है। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले स्किल्ड लेबर का नोट पढ़ते हैं। ये स्किल्ड लेबर का नोट है जी। कैसर ओनली हायर्स स्किल्ड लेबर व्हेन ही नीड्स इट। ₹30 पर आवर इज करंट आर्ली रेट। तो कैसर लेबर तब हायर करता है जब चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा जी हमें लेबर में फैसला करना होता है टेम्परेरी, परमानेंट या टेम्परेरी। लेबर इज टेम्परेरी। ये जी हमारी डायग्राम थी। तो हमने कहा जी लेबर इज टेम्परेरी। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? क्या हम एडिशनल टाइम हायर कर सकते हैं? तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन टू द कंट्रेरी, उसने कहा जी आपको जब जरूरत होती है आप हायर कर लेते हैं और 30 रुपए पर घंटे पे हायर होता है। इसका मतलब हायर करने पे कोई कैद नहीं है कि हम ढूंढने जाएंगे बंदा नहीं मिलेगा, हम हायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ हायरिंग। तो जनाब हमें 1000 कितने आवर्स चाहिए? हमें 1200 आवर्स चाहिए और 30 रुपीज के हिसाब से। तो बाय द वे यहाँ पे तो कॉस्ट कैसर ने ठीक कैलकुलेट किया, यहाँ तो कैसर ने रेलेवेंट कॉस्ट ठीक कैलकुलेट की हुई है। तो हम इलस्ट्रेशन 12 कंटिन्यू कर रहे हैं कल से और उसमें हम लेबर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर पे आज डिस्कशन कर रहे हैं। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, और इसमें हमने पहला पॉइंट जो डिस्कस किया दैट इज स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट इज 1200 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹30। ये 36,000 है, ये इसकी रेलेवेंट कॉस्ट है। तो हमने कहा जी ये तो ओके है। हम अब नेक्स्ट लेबर कॉस्ट जो सेमी स्किल्ड है उसकी बात करते हैं। सेमी स्किल्ड जो लेबर कॉस्ट है हम इसकी बात करते हैं। हमें सेमी स्किल्ड जो कैसर ने वर्किंग की हुई है, मैं वो अगर ले आऊं, कैसर्स वर्किंग पहले हम ले आते हैं। मैंने स्किल्ड में ये नहीं लाया क्योंकि स्किल्ड में हमें जरूरत नहीं पड़ी इसकी। वो है जी 2500 घंटे एट द रेट ऑफ 20, और ये उसने वर्कआउट किया जी 50,000। ये कैसर की वर्किंग है। और अब हम अपने हिसाब से इसका पहले नोट पढ़ेंगे और फिर रेलेवेंट कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। नोट सेमी स्किल्ड लेबर का हमारे पास है जी, ये आ गया जी। कैसर हैज अ वर्कफोर्स ऑफ 100 semi skilled workers who are currently not fully employed. They are on annual contracts and the numbers of spare hours currently available for this project are 2000. Any hours in excess of this will have to be paid for at a time and a half. Normal hourly rate is 20 per hour. तो हमें चाहिए सेमी स्किल्ड के कितने आवर्स? हमें चाहिए 2500 आवर्स। अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम पे। तो पहला सवाल, जो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की लेबर चाहिए वो परमानेंट है टेम्परेरी है? वो परमानेंट है जी, क्योंकि उसने कहा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे है। सेकंड क्वेश्चन, क्या स्पेयर टाइम अवेलेबल है? पार्शियली यस।
हमारे पास टोटल 2500 घंटे की रिक्वायरमेंट है, 2000 स्पेयर है, इसका मतलब 500 अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट 0, जो अवेलेबल नहीं है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड, यस, और कॉस्ट ऑफ हायरिंग। तो 2000 की रेलेवेंट कॉस्ट 0 है, 500 की रेलेवेंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ हायरिंग है। तो हमारी 2500 आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट इस डायग्राम के मुताबिक जो बनेगी, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी 2000 आवर्स इंटू 0 प्लस 500 आवर्स इंटू कॉस्ट ऑफ हायरिंग। उसने कहा जी नॉर्मल रेट तो आपका है 20 रुपए, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा आवर्स उनसे हायर करते हो तो 20 रुपए पे नहीं हायर होता, टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब होता है 1.5 गुना। मतलब नॉर्मल रेट आपका 20 रुपए है तो ओवर टाइम करवाओगे 1.5 गुना पे हायर होगा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय टाइम एंड हाफ। टाइम एंड क्वार्टर का मतलब 1.25, ठीक है। तो ये हमें बताया जाता है। तो अब कितनी बनी जी? 15,000। ये है जी रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है अनस्किल्ड की। अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो उसमें जो कैसर की वर्किंग है वो है जी 1000 आवर्स एट द रेट ऑफ 25,000। ये है जी कैसर की वर्किंग। अब हम इसकी रेलेवेंट कॉस्ट जानना चाहते हैं, तो रेलेवेंट कॉस्ट के लिए हम पहले इसका नोट पढ़ते हैं। अनस्किल्ड वर्कर का नोट ये आ रहा है जी हमारे पास। दीज आर टेम्परेरी वर्कर्स एंड करंटली एम्प्लॉयड बाय कैसर ऑन जॉब वेयर दे प्रोड्यूस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 पर अनस्किल्ड लेबर आवर। Their current rate is 15 per hour, although extra could be hired at 25 an hour if necessary. अच्छा, यहां पे अब छोटी सी हमारी वही ट्री की एक ब्रांच की एप्लीकेशन है, लेकिन विद सम एक्स्ट्रा फोकस। हमें ट्री पे जाना है पहले और उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन अपने सामने रखिए नोट्स पे, हम ट्री को फॉलो करते हैं। लेबर परमानेंट है, टेम्परेरी है? टेम्परेरी है, क्लियरली उसने बताया हुआ है। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? आंसर इज यस। उसने कहा आप ओवर टाइम करवा सकते हैं, लेकिन उसने इसके साथ ही आपको लेबर करंटली जिस जॉब पे काम कर रही है उसका कंट्रीब्यूशन का जिक्र भी कर दिया। इसका मतलब आप चाहें तो शिफ्ट करने का क्या खर्चा होगा वो भी मेजर कर सकते हैं, चाहें तो हायर करने का खर्चा वो भी मेजर कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है इसका जो निचला पॉइंट है ये रेलेवेंट आता है, जो मैंने कल आपसे डिस्कस नहीं किया था। इन केस बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, दैट इज हायर एडिशनल टाइम और डाइवर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब, ऑप्शन विद लीस्ट कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड रेलेवेंट। अब यहां पे उसने कहा जी चाहे तो ओवरटाइम करवा लें, और साथ ही उसने एग्जिस्टिंग जॉब से कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं उसका जिक्र भी कर दिया है। मतलब हम चाहें तो हम ये कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं ये कितनी है, और चाहें तो हम ये कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं ये कितनी है, फिर इनमें से जो ऑप्शन सस्ती है हम उसको चूज करेंगे। तो जनाब अनस्किल्ड के लिए हमें 2 रेट्स वर्कआउट करने हैं। हमारे पास आवर्स जो है वो तो 1000 ही चाहिए। अब किस रेट पे मल्टीप्लाई होने हैं, एक छोटी सी वर्किंग मैं इसी के नीचे बनाता हूं। मैं कहूंगा जी लोअर ऑफ फॉलोइंग 2। एक कॉस्ट ऑफ हायरिंग, तो उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो है वो इनकी है वो 25 रुपए अनस्किल्ड, 25 रुपए पर आवर, इट इज ₹25 पर आवर। ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग हमें उसने बताई हुई है। और दूसरी ऑप्शन हम लेंगे कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन, और डाइवर्जन की कॉस्ट क्या होती है जी? कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। डाइवर्जन की कॉस्ट ये आ रही है जनाब, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। टेम्परेरी लेबर की डाइवर्जन की कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस है। तो अब यहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ हायरिंग कितनी है? यहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ हायरिंग का 15 आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास 15 रुपए पे काम करें, वो तो हम उनसे ओवर टाइम कराएं तो 25 में मिलेगा ना। तो हम कहते हैं ओवर टाइम नहीं करवाते, हमसे कहते हैं ये डेस्क ना बनाओ चेयर बना दो। तो हमने 15 जमा कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं? 5 पर आवर। तो ये टोटल हो गया जी रुपीज। तो भाई हमारे लिए आसान क्या है, 25 रुपए में हायर करें या 20 रुपए में यहां से डाइवर्ट कर लें? डाइवर्ट करना इज चीप, 20 रुपए, दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये बना जनाब आपका 20,000, दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट। कैसर ने 25,000 निकाला था, हमने कहा नहीं जी 25,000 नहीं 20,000 रेलेवेंट बनता है इस केस में।
कैसर ने इस ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं किया डाइवर्जन की, क्योंकि हमने कहा जी डाइवर्जन से 20 रुपये पड़ रहा है, हायरिंग से 25 पड़ रहा था, हम वो ऑप्शन कंसिडर करेंगे जहां पे इट कॉस्ट अस चीप। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा क्या कॉस्ट है जी कैसर की वर्किंग में? इसके बाद जी फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का असूल हम पढ़ चुके हैं कि अगर इंक्रीमेंटल है, मैं असूल आपके सामने ले आता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड का, जो हमने सीखा था वो टेबल हमने पढ़ा था जनाब, ये वाला, ये जनाब फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी है कि फिक्स्ड ओवरहेड अगर तो इंक्रीमेंटल है, प्रोजेक्ट की वजह से एडिशनल खर्चा, तो रेलेवेंट है, अदरवाइज इरेलेवेंट है। तो हम अपनी जो इस क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड की इंफॉर्मेशन है उसको जाके डिस्कस करते हैं। वो क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड की जो कैलकुलेशन दी गई है वो 4700 इंटू 20 पर आवर है, पहली एक बात। और दूसरी बात, नोट भी इसने दिया हुआ है, वो भी पढ़ लें। दिस इज कंसिडर्ड बाय कैसर टू बी एन एक्यूरेट एस्टीमेट ऑफ द आवरली रेट बेस्ड ऑन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। चलिए मैं इस जुमले को भी छोड़ दूं, हम सिर्फ यहीं पे आ जाते हैं। जब भी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट पर आवर आपको दी जाएगी तो फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी पर आवर इनकर नहीं होती। फिक्स्ड ओवरहेड तो है रेंट पर मंथ, सैलरी पर मंथ, डेप्रिसिएशन पर एनम। जब भी फिक्स्ड ओवरहेड आपको पर आवर दिए गए हैं, इसका मतलब वो कहां से निकले हैं? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से पर आवर बनाए गए हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हम ओवरहेड को पर आवर एस्टीमेट करते हैं। तो जब भी हमें ओवरहेड कॉस्ट पर आवर दी गई है, इट इज अंडरस्टूड ये ओवरहेड एब्जॉर्ब है, ये एब्जॉर्प्शन रेट है। और हमने अभी क्या पढ़ा? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आर इररिलेवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अगर किए जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, वो इररिलेवेंट होते हैं। तो पर आवर जब भी ओवरहेड दिए जाते हैं वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये ओवरहेड्स हमारे लिए इररिलेवेंट हैं, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। इससे आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर। ये बेसिकली कहानी हमने पढ़ी नहीं थी, अब मैं इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं। मिस्टर कैसर ने ये एक टेंडर भरा था जिसमें उसने कहा था जी मेरी इस टेंडर पे ये मेरे खर्चे आते हैं और ये मैं मुनाफा कमाना चाहता हूं, तो मुझे इतनी प्राइस कोट करनी चाहिए। ये कस्टमर को प्राइस कोट कर रहा है मिस्टर कैसर कि भाई मैं अगर ये प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दूंगा तो ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरा प्रॉफिट है, मुझे इतनी प्राइस कोट करनी चाहिए। अब इशू इज, क्या मुझे ये ऑर्डर मिल चुका है? क्या ये मैंने प्रोडक्ट बना ली भी है? नो, मुझे तो ये ऑर्डर मिलेगा तो मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन क्या ये मैं टेंडर बना चुका हूं? यस, तो ये तो पास है। तो टेंडर बनाने की कॉस्ट आपकी रेलेवेंट नहीं हो सकती। टेंडर बनाने की कॉस्ट आपकी रेलेवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि टेंडर बना के प्राइस की कोटेशन तो आप कस्टमर को सबमिट करा रहे हो कि ये जी मेरी कोटेशन है। अब कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो फिर आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो हमने कहा जी हमारी प्राइस जो कस्टमर को हम दे रहे हैं वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट पे बेस होनी चाहिए। तो ये जो टेंडर बनाने का खर्चा है ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट तो फ्यूचर की कॉस्ट होती है। तो ये तो पास्ट है, तो हम टेंडर बना चुके हैं। अब मुझे ऑर्डर मिले या ना मिले, ये खर्चा तो मेरा हो चुका है, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मेरा खर्चा क्या होना है? दैट इज रेलेवेंट, वो हमने ऊपर लिया हुआ है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी ये संक कॉस्ट, ये पास्ट कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है। पास्ट कॉस्ट कह लीजिए इसको या संक कॉस्ट कह लीजिए, एक ही मतलब है। रेलेवेंट कॉस्ट ओनली फ्यूचर कॉस्ट। जी बेटा, बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग डिफरेंट है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, उससे कहा जाए जी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालो, ये ऑर्डर आपको मिल जाता है। लेट्स अज्यूम ये ऑर्डर आपको मिल गया, ये ऑर्डर मिल गया, आपने डिलीवर कर दिया। उसके बाद आपसे कहा जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो शायद उसमें आप ये कॉस्ट चार्ज करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन आज जब आप कस्टमर को टेंडर सबमिट करने जा रहे हैं, आज कस्टमर को जब टेंडर सबमिट कर रहे हैं, आपकी प्राइस इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्राइस आप आज डिसाइड करोगे उसकी बेस पे आपको ऑर्डर मिलना है। तो रूल इज हम अपनी प्राइस रेलेवेंट कॉस्ट की बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? फ्यूचर, जो फ्यूचर में हमारी ऑर्डर मिलने के बाद इनकर होगी, दैट इज रेलेवेंट। हम अपनी प्राइस रेलेवेंट कॉस्ट की बेसिस पे सेट करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसको कंफ्यूज नहीं करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यस, ये सी कॉन्ट्रैक्ट की ही वजह से हमारा खर्चा लगा है टेंडर बनाने में, बट पास्ट है, रेलेवेंट नहीं है ये। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? बेटा सेमी स्किल्ड लेबर में हमने वही डायग्राम को जब अप्लाई कर रहे थे, हमने बात शुरू की थी कि भाई ये लेबर परमानेंट है टेम्परेरी है, बात यहाँ तक जरूरत थी। तो आप बताओ परमानेंट और टेम्परेरी, सवाल नोट अपने सामने रखो सेमी स्किल्ड का।
सेमी स्किल्ड इज हायर्ड ऑन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, यही लिखा हुआ है। तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो परमानेंट लेबर है। परमानेंट लेबर पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एडिशनल टाइम, क्या इज स्पेयर टाइम अवेलेबल? तो उसने कहा जी 2000 घंटे स्पेयर हैं। तो जो घंटे स्पेयर होते हैं उसकी रेलेवेंट कॉस्ट 0 होती है। हमें कितने चाहिए? 2500 घंटे। इसका मतलब 2500 घंटे, 500 घंटे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 500 घंटे हमें हायर करने पड़ेंगे। हायर करेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या आती है? तो 500 घंटे कितने रुपए के मिलेंगे? आपकी वही कॉस्ट है। 2000 घंटे तो फ्री है आपके लिए। आपकी टोटल जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो 500 घंटे की कॉस्ट ऑफ हायरिंग है। 2000 घंटे फ्री हैं, 500 घंटे की कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। बेटा जुमला बढ़िया आगे उसने क्या लिखा है? एडिशनल टाइम कैन बी हायर्ड। ठीक है, तो ये सवाल को पढ़ना इसीलिए कहा जाता है बड़ा क्रिटिकल होता है कि सवाल में चीजें लिखी होती हैं, हम पहली रीडिंग में उनको पिक नहीं कर पाते। इसलिए सवाल को मैंने कहा कम से कम 3 दफा पढ़ने की आदत डालनी है एग्जाम में आपको करने से पहले, तभी आप चांसेस हैं कि तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके अच्छा आंसर दे पाओगे। और एक चीज, ये एक बड़े बच्चों को कॉमन इतराज होता है, ये 3 दफा पढ़ेंगे तो बस पढ़ते ही रह जाएंगे, फिर लिखेंगे कब? तो आगे चल के आप देखिएगा आप कि अगर आपने 3 दफा पढ़ के सवाल समझा हुआ है तो जो सवाल का आंसर आपके दिमाग में 3 दफा पढ़ के आ चुका है, टोटल से 10 नंबर का सवाल है। एग्जाम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से आपको 10 नंबर सवाल का करने के लिए 18 मिनट चाहिए मिलते हैं आपको। ठीक है, कम से कम 18 तो होते हैं, प्लस माइनस 1 कर लेते हैं, बात का दाम कभी 19 भी कर सकते हैं, सारा भी कर लेते हैं। तो अगर आप 10 नंबर के सवाल के प्लानिंग कर पाए हो तो जो उसका कंटेंट होता है, जितनी कैलकुलेशन और राइटिंग उसमें आपको रिक्वायर्ड होती है, इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशन एंड राइटिंग, इट डज नॉट रिक्वायर मोर देन 10 मिनट्स। मार्क माय वर्ड्स। आगे हम जाके जब पास पेपर क्वेश्चन करेंगे नंबर के साथ साथ देख लीजिएगा भाई ये बॉडी इतना लिखने में कितना टाइम लगता है भाई, तो यू विल ऑल एग्री हाँ यार ये तो 10 मिनट में लिखा जाता है। तो अगर आपको सवाल के लिए 18 मिनट दिए गए हैं तो बाकी टाइम पढ़ने के लिए होता है। सेफली आप अपने टोटल एलोकेटेड टाइम का 30-40% टाइम रीडिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली। अगर आपको 18 मिनट अवेलेबल है, 18 में से आप 7-8 मिनट पढ़ लेंगे तो 10 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू राइट द आंसर एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन। नॉर्मली दिस इज हाउ इट इज। लेकिन हमें टेंशन क्या होती है, हम एक दफा पढ़ के शुरू करते हैं, फिर फंसते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं, 2 लाइन लिखते हैं, फिर फंस जाते हैं, अब क्या करना है, फिर पढ़ने पे जाते हैं। तो हम किस्तों में पढ़े होते हैं, किस्तों में हमसे 4 या 6 दफा पढ़ जाते हैं और फिर हमसे गलतियां भी हो रही होती हैं। हम जब 2-3-4 स्टेप्स कर लेते हैं, 5वें स्टेप पे आते हैं तो पता लगता है जी 7वीं लाइन में एक ऐसा जुमला लिखा होता है जिससे पहला स्टेप हमारा गलत हो गया, ओहो, फिर कटिंग भी हो जाती है। क्योंकि पहले आपने एक कंप्रीहेंसिव प्लान ही ना बनाया हुआ, आप उसको पार्ट्स में हल करने की कोशिश कर रहे हो। तो पार्ट्स में हल करते करते कोई एक इन्फॉर्मेशन इग्नोर हुई होती है जो ऊपर कहीं इस्तेमाल होनी थी, वो नीचे जाकर नजर आती है आपको, तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप अगर एक दफा पढ़ के लिखना शुरू करते हो, आप अल्टीमेटली यू एंड अप रीडिंग 3 और 4 टाइम्स, टुकड़ों टुकड़ों में। मैं कहता हूं भाई टुकड़ों में ना पढ़ो, शुरू में पढ़ लो, पूरा सवाल की कहानी भी देन में आ जाती है, उसका डाटा भी सब कुछ आपके देन में आ जाता है। भाई क्या क्या क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेबर की इन्फॉर्मेशन है, रेट की है, लेबर के, स्किल्ड के, अनस्किल्ड के, साथ दिमाग में वैल्यूज नहीं याद की हमने, लेकिन हमें पता लग गया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो हम फिर जवाब बनाते हुए फिर वो वैल्यू पिक कर जाते हैं। अच्छा यहाँ पे लेबर का रेट नहीं अवेलेबल लिखा, यहाँ पे फिर फलानी चीजें लिखी, क्योंकि खाका तो सारा हमारे दिमाग में होता है और साके में रंग भरने होते हैं, उसमें भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये आदत अगेन यू विल हैव टू डेवलप दिस हैबिट। और ये हैबिट जो आप बनाओगे ये सिर्फ इस पेपर नहीं काम आएगी, आपके आइंदा जितने भी आपने न्यूमेरिकल पेपर देने हैं, रिपोर्टिंग के देने हैं, टैक्स देने हैं, बीएफडी है, जो भी आपके न्यूमेरिकल पेपर आएंगे, सब में ये हैबिट आपके लिए यूजफुल रहेगी कि पहले रीडिंग, फिर प्लानिंग एंड देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन फिर आगे मांग के बाद लिखी जा रहे हैं, फिर बार बार सवाल पढ़ नहीं रहे आप। अगर आप एक दफा पढ़ के शुरू करते हो, बार बार पढ़ते हो आप, अब ये पॉइंट नंबर दोबारा पढ़ो, फिर ये पॉइंट तीसरी पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ते हो, दैट इज नॉट वाइज स्ट्रेटेजी। जी नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? टेंडर से मुराद प्राइस की कोटेशन है। ठीक है, प्राइस की कोटेशन है ये मिस्टर कैसर ने ये कोटेशन अपने कस्टमर को सबमिट कराई कि ये प्राइस है जो मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो हमसे कहा गया था इसको रेलेवेंट बेसिस पे देखो ये उसने ठीक भी बनाई कि नहीं बनाई। तो हमने बाकी तमाम वैल्यूज की, इसकी भी रेलेवेंट कॉस्ट असेस कर ली, इसकी भी रेलेवेंट कॉस्ट असेस कर ली, ये भी हमने कहा जी ये रेलेवेंट नहीं है, इसको भी हमने निकाल दिया। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं और यहाँ पे ऐड कर दूं, मैंने इसकी क्वेश्चन को हमने पढ़ा नहीं था डिटेल में। एक इसकी रिक्वायरमेंट जब जाते हैं ना तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बेसिकली कैलकुलेट व्हाट यू बिलीव द मिनिमम टेंडर प्राइस शुड बी। मिनिमम टेंडर प्राइस क्या होनी चाहिए, तो असूल ये छोटा सा सीख लीजिए क्योंकि एग्जाम में हमें भी ये छोटी सी वर्किंग कहीं ना कहीं आ सकती है। मिनिमम प्राइस होती है रेलेवेंट कॉस्ट के बराबर। मिनिमम प्राइस का मतलब जीरो प्रॉफिट, ये बेसिक प्रिंसिपल है। मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट। मिनिमम प्राइस में कोई प्रॉफिट कंपोनेंट शामिल नहीं होता, ये इसको याद रखिएगा। तो जब हम इस असूल को लेके आते हैं तो कैसर की वर्किंग में एक और फॉल्ट नजर आता है, उसने इसने मिनिमम प्रॉफिट भी ऐड किया हुआ है। तो भाई मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट नहीं आता,
सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट आती है, और रेलेवेंट कॉस्ट हम जान चुके हैं। हमने कहा जी ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, और इनको हमने रिवाइज कर लिया है। ये सारी वैल्यूज हमने रिवाइज कर ली हुई हैं, तो उन रिवाइज वैल्यू को सम करेंगे, दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट शुड बी द मिनिमम प्राइस जो हमें कस्टमर को देनी है। मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल को जो हमने क्या सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है उसको हमने रिकैप लिया है। यहाँ पे की एक रिवीजन एक्टिविटी मजीद हम करेंगे बिफोर वी प्रोसीड विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के जो टूल्स हैं उनकी तरफ जाएं। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का टूल इसलिए बड़ा अहम है, जैसे मैंने कहा कि हमें एग्जाम में तकरीबन 70% मार्क्स हमें रेलेवेंट कैश फ्लोज को और उसकी ट्रीटमेंट्स पे हमें मिलते हैं एक क्वेश्चन में, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो इस एरिया पे आएगा। मे बी 30% मार्क्स बाकी स्किल्स के होंगे, 70% मार्क्स हमें क्वेश्चन पढ़ के उसमें से रेलेवेंट कैश फ्लोज की एक्सट्रैक्शन पे मिलते हैं। आगे पास पेपर क्वेश्चन पे जाएंगे तो इंशाल्लाह यू विल ऑब्जर्व। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन और हमारे पास, अब ये इलस्ट्रेशन को हम पूरे तरीके से पढ़ते हैं। ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग के ही प्रिंसिपल की रिवीजन है हमारी इस इलस्ट्रेशन में भी। रिक्वायरमेंट इसकी है जी, एडवाइज द मैनेजिंग डायरेक्टर एज टू वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे हल होना मामला। उसने कहा जी मैनेजिंग डायरेक्टर को एडवाइस कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो हमने माजी में कभी एक्सेप्ट किया था उस पर हम कुछ काम कर चुके हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। शुड इट बी अलाउड टू प्रोसीड, मतलब हमें वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहिए, मतलब या यहीं बंद कर दें, इन अदर वर्ड्स यहीं पे रोक दें उसको, या वो कंप्लीट करें। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर देखते हैं कैसे ये फैसला करना है। इलस्ट्रेशन 13 है जी हमारे पास, नोट्स में पेज नंबर 13 पे ही। अ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टू डेट हैज कॉस्ट टू द कंपनी 300,000 इज अंडर रिव्यू। रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट जिस पे ऑलरेडी हमारा 3 लाख खर्च हो चुका है, पास्ट, is under review. If the contract is allowed to proceed, अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा तो क्या होगा? It will be completed in approximately 1 year. The result would then be sold to government agency for 600,000. कंप्लीट करोगे 1 साल लगेगा, और कंप्लीट करने के बाद जो उसके रिजल्ट आएंगे 6 लाख में बेच पाओगे आप। आगे चलते हैं। Shown below are the additional expenses which the managing director estimates will be necessary to complete the work. तो यहां से ऑनवर्ड जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो क्या होने वाले हैं अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। मटीरियल, दिस मटीरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 120,000. इट इज टॉक्सिक. इफ नॉट यूज्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000. ये मटीरियल की कहानी आ गई जी जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए। लेबर, skilled labor is hard to recruit. Worker concerned were transferred to the contract from a production department, and at a recent meeting the production manager claimed that if the men were returned to him they could generate sales of 300,000 the next year. The prime cost of these sales would be 200,000 including 80,000 for the labor cost itself. Overhead absorbed into this production would amount to 40,000. Research staff. It has been decided that when the work on this contract ceases, research department will be closed. Research wages for the year are 120,000 and redundancy and severance pay. Redundancy, severance pay से मुराद जब आप एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करते हो, जॉब से निकालते हो, तो आप उनको कंपनसेशन जो पे करते हो उसको रिडंडेंसी एंड सेवरेंस पे कह रहे हैं। Redundancy and severance pay has been estimated at 30,000 now or 70,000 in 1 year time. आज कॉन्ट्रैक्ट बंद करके फारिग कर दो, 30,000 देके निकालोगे, और अगर 1 साल बाद उनको फारिग करोगे तो सेवरेंस पे, रिडंडेंसी पे जितनी ड्यूरेशन ऑफ जॉब लॉन्ग होती है उतनी ज्यादा पे करनी पड़ती है। 1 साल और काम करवा के उनको फारिग करोगे तो इस मद में उनको 70,000 पे करने पड़ेंगे। इक्विपमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट यूटिलाइजेज a special microscope which cost 36,000 3 years ago. 3 साल पहले खरीदी थी जनाब। It has a residual value of 6,000 in another 2 year. 2 साल बाद 6,000 की रह जाएगी। And a current disposal value of 16,000. आज 16,000 की बिकती है। If used in the contract, it is estimated that the disposal value in a year's time will be 12,000. Share of general building services. The contract is charged with 70,000 per annum to cover general building expenses. Immediately after the contract is discontinued, the space occupied could be sublet for an annual rental of 14,000. अच्छा जी, ये हमें कहा गया कि एक हमने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से एक्सेप्ट किया, उस पर हमने काम शुरू किया, हम ऑलरेडी उस पर 3 लाख स्पेंड कर चुके हैं।
अब 3 लाख स्पेंड करने के बाद मे बी वी आर फेसिंग सम चैलेंज, अब हम उसको रीवैल्यूएट करना चाहते हैं, रिकंसिडर करना चाहते हैं कि भाई जो 3 लाख स्पेंड हो गया वो तो पास्ट है, वो तो संक है, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे ही क्लोज कर लें या हम फर्दर स्पेंडिंग करें जिसकी डिटेल उसने दी और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें और उसका रिजल्ट जो हम उससे रिसर्च से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करें वो 6 लाख में गवर्नमेंट एजेंसी को बेचें। तो अब फैसला करना है हमने मैनेजिंग डायरेक्टर को एडवाइस करना है। तो एडवाइस करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे कि भाई आज से आगे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, और आज से आगे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं उस कॉस्ट के अगेंस्ट हमें मिलेगा क्या। तो मिलना क्या वो तो क्लियर है 6 लाख। हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब निकाल लेते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब मतलब अगले 1 साल में अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं हाउ मच विल इट कॉस्ट यू। ये डिफरेंट हेड्स हमें बताए गए हैं, हम हर हेड की आइटम को 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे। तो हमें यहां पे डिटरमिन करना है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और जब हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो 3 लाख स्पेंड हुआ है दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज संक, दैट इज पास्ट। हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मटेरियल से कि भाई मटेरियल जो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। टेबल को फॉलो कीजिए, डायग्राम मैं आपके सामने लाता हूं, डाटा आप सवाल से सामने स्टोरी सवाल से पढ़ लीजिए। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल जानने के लिए इज मटेरियल इन स्टॉक, यस मटेरियल इन स्टॉक। इज इट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर रेगुलर यूज, नो। डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज, नो। स्क्रैप वैल्यू, इज इट सेलेबल, नो। तो हम अगर कहानी पढ़ते हैं तो हमने ये मटीरियल अगर तो सेलेबल होता तो स्क्रैप वैल्यू रेलेवेंट होती, लेकिन यहां पे उसने कहा जी ये तो उल्टा टॉक्सिक है, खरीद हम चुके हैं, ये तो पास होगी, ये तो रेलेवेंट है ही नहीं, मटीरियल टॉक्सिक है, अगर हमने इस्तेमाल ना किया तो 10,000 और खर्च लग जाएगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में इस्तेमाल करेंगे तो 10,000 की सेविंग है, मटेरियल की नेगेटिव कॉस्ट है 10,000, हमारी नेगेटिव कॉस्ट है 10,000। 1,000 20,000 जो स्पेंड हो गया वो तो खत्म होगी कहानी, वो तो इररिलेवेंट है, हमने ट्री के मुताबिक चलना है। इसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, डायग्राम पे आइए। सबसे पहले पहला सवाल, लेबर जो इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज होनी है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो सोच समझ को बोलिएगा, जो जवाब देगा इससे अगला सवाल मैंने पूछना क्यों, तो इससे तुक्का नहीं लगाना जी। टेम्परेरी क्यों, कैसे पता लगा ये टेम्परेरी है भाई? हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। हार्ड टू रिक्रूट तो परमानेंट लेबर जो होती है, आपको एडिशनल टाइम कैन बी हैड, हार्ड टू रिक्रूट नहीं भी ओवर टाइम नहीं करेंगे जी। परमानेंट है क्यों? एक बच्चा हाथ खड़ा करे बताए वाई परमानेंट, बताइए। टेम्परेरी लेबर से कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा जाता क्या? टेम्परेरी लेबर ऑलरेडी हायर्ड नहीं होती, हायर्ड होती है तो डाइवर्ट की जाती है ना। लेबर की डिस्कशन में डिस्कस किया था, वी कैन डाइवर्ट द लेबर, तो डाइवर्ट तभी होती है जब हमने हायर की होती है जी। बेटा अगर आप देखें तो मैंने कहा ये भी डाइवर्जन है और ये भी डाइवर्जन है, डाइवर्जन तो दोनों में आती है, परमानेंट लेबर भी डाइवर्ट होती है, परमानेंट टेम्परेरी भी डाइवर्ट होती है जी। जी बेटा जी। बेटा ये है टेम्परेरी, और टेम्परेरी हमें कहां से पता लग रहा है, वो यहां से पता लग रहा है कि लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में शामिल है। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल होती है, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। तो उसने कहा जी लेबर कॉस्ट आपकी प्राइम कॉस्ट में शामिल है, इसका मतलब लेबर कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है और तमाम डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट जहां पे हो रही है वो टेम्परेरी लेबर है, टेम्परेरी लेबर को हम वेरिएबल कॉस्ट है जहां पे हम पर यूनिट पर आवर पे करते हैं, वो टेम्परेरी लेबर है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो ये टेम्परेरी लेबर है। अब हम देखते हैं इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। जो लेबर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेंगे
उस लेबर के बारे में प्रोडक्शन के मैनेजर कह रहे हैं ये लेबर आप हमें दे दें, हम इस लेबर को बेटा उसने कहा लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, कहा उसने। प्राइम कॉस्ट किसको कहते हैं? प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है बेटा आप बताइए, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? इसका मेरे पास तो बेटा कोई हल नहीं है ना। आप कब से क्लास पढ़े हमारे साथ? आपने पिछले मेकअप नहीं किया पिछले वीक का? बेटा फिर ये गलती कर रहे हैं ना। मैं तो हमने पिछला पूरा वीक हमने लगाया था, फाउंडेशन बनाई थी कि हम इस चैप्टर को यहाँ पे हम सॉरी हम कहाँ में कौन सी क्लास में बैठे हैं? कैप 6 में हम बैठे हैं। तो कैप 6 में प्राइम कॉस्ट की टर्म हमने डिस्कस नहीं हुई, ये कॉस्टिंग की टर्म है। तो कॉस्टिंग आपने नहीं पढ़ी, फिर तो लिटर पढ़ने चाहिए आपको, फिर तो लिटर पढ़ने चाहिए आपको। पास तो नहीं था नाश्ता कर ली, पास तो नहीं कर ली खुदा खास्ता, अल्लाह करे इंशाअल्लाह। तो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट का सम होती है, डायरेक्ट कॉस्ट का सम प्राइम कॉस्ट कहलाती है। और तमाम डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती हैं, तमाम डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। तो जब लेबर की कॉस्ट आपकी प्राइम कॉस्ट में शामिल है, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। और लेबर की कॉस्ट अगर वेरिएबल है तो वो टेम्परेरी लेबर है, क्योंकि परमानेंट लेबर की कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है पर मंथ। ठीक है, तो ये बात मामला यहां से हमने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि हमारी लेबर टेम्परेरी। अब है ये टेम्परेरी और इसके हमारे पास यूज है दो। हम चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करें, चाहें तो प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे जी मुझे दे दे, मैं इसे कोई और काम करवाता हूं। तो अगर हम जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं इस पे इस्तेमाल करते हैं तो हम जो अल्टरनेटिव यूज है वहां से उसको डाइवर्ट करना या उस ऑप्शन को फोरगो करेंगे। और जब टेम्परेरी लेबर में आप ऑप्शन फोरगो करते हैं, लेबर को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो आपकी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो जनाब हमारे इस केस में जिस जॉब से हम इस लेबर को इधर शिफ्ट करेंगे वहां पे कंट्रीब्यूशन है 3 लाख सेल प्राइस माइनस 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट। यही होता है ना कंट्रीब्यूशन, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि भाई इस लेबर को हम प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं एक और जगह इस्तेमाल करके 3 लाख का रेवेन्यू कमाया जा सकता है और इस रेवेन्यू की वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख है। तो ये जनाब इसका कंट्रीब्यूशन आ गया प्लस कॉस्ट ऑफ हायरिंग, तो वो है 80,000। तो जनाब बताइए यहां से लेबर की कॉस्ट रेलेवेंट 180,000। ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस कि अगर हम लेबर को इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेंगे तो प्रोडक्शन मैनेजर जो इनसे काम करवा सकता है वो काम नहीं करवाएगा। वो काम नहीं करवाया तो 1 लाख का कंट्रीब्यूशन लूज हुआ। हम उस काम की जगह इस प्रोडक्ट में इसको यूज करेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट डाइवर्जन पे आती है, कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस कॉस्ट ऑफ हायरिंग। 1,80,000 हमारी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट बनती है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? टेम्परेरी लेबर में एक से ज्यादा इस्तेमाल की ऑप्शन हो तो एक ऑप्शन में उसको इस्तेमाल करें, दूसरी ऑप्शन फोरगो होती है, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? फॉलो द डायग्राम, उसके मुताबिक हमने डिटरमिन किया। अब नेक्स्ट कॉस्ट रिसर्च स्टाफ। रिसर्च स्टाफ की कहानी है जी, फैसला हो गया है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बंद होगा रिसर्च डिपार्टमेंट बंद कर देंगे। ये फैसला हो चुका है कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, खत्म होगा, हम रिसर्च स्टाफ को फारिग करेंगे, रिसर्च डिपार्टमेंट बंद करेंगे। हमारे पास इस वक्त ऑप्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी बंद करें या 1 साल लगा के कंप्लीट करें साल बाद। अगर इसका मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अभी बंद करते हैं रिसर्च स्टाफ अभी फारिग, और 1 साल लगाते हैं तो रिसर्च स्टाफ 1 साल बाद फारिग। अब हमने देखना है कि भाई अगर हम 1 साल लगा के स्टाफ को फारिग करेंगे तो मेरी जेब पे बोझ क्या आता है। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की मद में रिसर्च स्टाफ को मुझे क्या एडिशनल रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। तो पहली चीज कि अगर मैं स्टाफ से 1 साल और काम करवाऊंगा तो मुझे उनको 1 ईयर सैलरी देनी पड़ेगी। अभी फारिग करने के बजाय 1 साल काम करवाऊंगा तो 1 ईयर सैलरी देनी पड़ेगी, और वो कितनी है? 1,20,000। अभी फारिग करूं तो सैलरी नहीं देनी अगले साल की ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवाना है तो पूरे 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी। और दूसरी बात रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे, उसमें फर्क आता है। 70,000 पे करूंगा अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कराऊंगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कराता तो भी तो 30 पे करना है ना। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कराने की वजह से 40,000 गया। टोटल तो कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन पे मैं 70 पे कर रहा हूं, बट ये सारा 70
कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं गया कि चूंकि 1 साल लगाया इससे 70 देना पड़ा। 1 साल लगाने की वजह से सिर्फ 40 देना पड़ा, क्योंकि मैं अभी भी बंदों को घर भेजो तो 30 अभी भी देना पड़ता है ना। तो मेरे लिए रेलेवेंट बर्डन ऑन माई पॉकेट इज 40 ओनली। 1,20,000 तनख्वाह और 40,000 का ये बर्डन भी आएगा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाता हूं, क्योंकि मेरी सेवेरेंस पे जो अभी मैं 30,000 देकर बंदे घर भेज सकता हूं, साल बाद 70,000 देकर घर भेजनी पड़ेगी। रेलेवेंट कॉस्ट, कैश बर्डन ऑन माई पॉकेट ऑफ अ डिसीजन। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं तो मेरी पॉकेट पे कैश बर्डन क्या आएगा इस हेड में। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? रेलेवेंट कैश फ्लो, रेलेवेंट कॉस्ट का सिंपल प्रिंसिपल, जेब पे बर्डन देख लो। एज अ बिजनेसमैन खुद सोचो कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो मेरी जेब में क्या पैसा आता है, क्या पैसा जाता है। कोशिश करो इस तरह सोचने की। जितना आप अच्छे अंदाज में एज अ बिजनेसमैन सोचने की आदत डेवलप करोगे, उतने ही अच्छे आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स प्लान कर पाओगे। इनको बुकिश 2+2=4 वाले सवाल ना समझो, ये कारोबारी मामलात होते हैं, कारोबारी मसले होते हैं जिन पे हम बात कर रहे होते हैं। तो जितना आप सोच पाओगे एज अ बिजनेसमैन कि भाई मैं अगर ये कारोबार कर रहा हूं मुनाफे के लिए, तो मेरी जेब से क्या जा रहा है, मेरी जेब में क्या आ रहा है, इस सेंस में सोचोगे तो आप बेहतर सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। दिस इज नॉट अकाउंटिंग, लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज नॉट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग नहीं है, खाते नहीं लिख रहे, हम फैसला कर रहे हैं कैश कमाने का, पैसा कमाने का, उसके फैसले कर रहे हैं कि पैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज इक्विपमेंट कॉस्ट, कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमारा इक्विपमेंट भी यूज होगा। तो इक्विपमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई है कि इक्विपमेंट खरीदा गया था 3 साल पहले 36,000 का, नॉट रेलेवेंट। इक्विपमेंट 2 साल बाद 6,000 का बिकेगा, हमें से क्या लेना देना, हम तो मसला पड़ा है आज या साल बाद। उसने कहा जी करंट डिस्पोजल वैल्यू 16,000, यस दिस इज रेलेवेंट, कि आज अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बंद करता हूं तो इक्विपमेंट 16,000 का बिकता है, मेरी जेब में 16,000 आएंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाए 1 साल में ये बिकेगा 12,000 का। आज बेचूं 16,000 जेब में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके बेचूं 12,000 जेब में आएंगे, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग का कॉन्ट्रैक्ट 4,000। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हमारी इक्विपमेंट की रेलेवेंट कॉस्ट यहां पे आएगी 4,000। इसको मैं कहता हूं यूज ऑफ इक्विपमेंट। यूज ऑफ इक्विपमेंट विल कॉस्ट अस 16,000 minus 12,000, it is 4,000। आज कॉन्ट्रैक्ट बंद करो 16,000 कमा लो बेच के, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाओ साल बाद 12,000 कमाओगे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की वजह से हमें 4,000 लूज हम करेंगे। 16,000 की जगह 12,000 हमें इनफ्लो होगा। इनकम में कमी इज अ कॉस्ट, कॉस्ट में कमी इज अ इनकम। जैसे हमने मटेरियल की 10,000 इनकम ली ना, वहां पे हमने कहा कॉस्ट में कमी है तो वो इनकम है, लेकिन इनकम में कमी है तो वो कॉस्ट है। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आइटम शेयर ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज। उसने कहा जिस बिल्डिंग में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस बिल्डिंग में कंपनी और भी काम करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज विद 70,000। कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज विद 70,000। ये बिल्डिंग के किराए की मद में उसने यूज किया है, ठीक है जी, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस की मद में किया है। और हमने अगर रेलेवेंट कॉस्टिंग का टेबल आप पढ़ें जाके, तो वहां पे हमने देखा है कि जहां पे ओवरहेड के साथ चार्ज का वर्ड आ जाए इरेलेवेंट, तो मतलब ये तो इरेलेवेंट है। चार्ज हो रहे हैं ओवरहेड, इनकर नहीं हो रहे, इरेलेवेंट है। हाँ, एक और बात आगे चलते हैं। उसने कहा जी इमीडिएटली आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज डिसकंटिन्यूड स्पेस ऑक्युपाइड कुड बी सबलेट फॉर एन एनुअल रेंटल ऑफ 14,000। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बंद करेंगे, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की टीम खाली करेगी वो हम सबलेट किराए पे दे सकते हैं 14,000। इसका मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट बंद करें, आज किराए पे दे दें, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाएं, साल बाद किराए पे देंगे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की सूरत में 1 साल का रेंटल इनकम फोरगो। रेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, रेंटल इनकम फोरगोन 14,000। लीजिए जी, यहां से ये हमारी बनती है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट 348, और इसको कंपेयर करेंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 600,000। और यहां से हम कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में आएगा वो है 252,000। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 252,000 है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, रेजिडुअल वैल्यू कैसे इररिलेवेंट है? मैंने तो रेलेवेंट लिया भाई,
मैंने तो कहा आज इक्विपमेंट 16 का बिकता है और अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके बेचूंगा तो 12 का बिकेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में मैं 4000 लूज कर रहा हूं, क्योंकि वो तो 2 साल बाद की है। मुझे 2 साल बाद से क्या, वो 2 साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू है, मुझे 2 साल बाद से क्या। मेरा तो मसला क्या है, आज या साल बाद। आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूं, आज इक्विपमेंट बेचूं या साल बाद बेचूं, 2 ऑप्शन है ना मेरे पास। 2 साल बाद इक्विपमेंट बेचने की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो 6000 इरेलेवेंट है। जी बेटा, साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू तो उसने 12000 दी भी है ना बेटा। ये 12000 साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू है, उसको मैंने यूज किया। डिस्पोजल वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू इज द सेम थिंग, एक ही मतलब है। डिस्पोजल वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू एक ही मतलब। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल यहाँ पे जी? रीजंस मैं साथ साथ आपको वॉइस करता गया हूं, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे। इसके आंसर में जाओगे तो वहां पे एक्सप्लेनेशन जो मैंने चीजें बोली हैं कि मैंने एक चीज को रेलेवेंट क्यों लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल आंसर में आपको लिखे हुए भी नजर आएंगे। जब आप रिवाइज करेंगे तो वहां पे इनकी रीजंस आप पढ़ भी सकते हैं जो मैंने बोली हैं कि भाई मैं किस चीज को रेलेवेंट क्यों ले रहा हूँ। जी सॉरी बेटा, रेलेवेंट जरा अच्छा सवाल आपके साथी का सुन लीजिए। ये फिर वही मसला कि आप अकाउंटिंग के उस फ्रेमवर्क से निकल नहीं पाते। आप कह रहे हैं जी वो 3 लाख जो पहले खर्च हुआ था वो भी तो इसमें देखे ना क्या है। मैंने फैसला यहाँ पे करना है, ये मैंने देखा कि भाई ये मेरा रेलेवेंट कॉस्ट है और ये मेरा रेलेवेंट रेवेन्यू है, ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मैंने डिसीजन ले लिया। अगर आप क्वेश्चन आता है कि भाई हम अगर 3 लाख डाल दें, अगर मैं 3 लाख यहाँ पर डाल दूं तो ये कितनी बन गई, तो ये 648 है या 600 है, आपका क्या डिसीजन है? फिर करना ही है। मेरा तो डिसीजन यहाँ पे है प्रोसीड, कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करो। अगर आप यहाँ पे 3 लाख डालते हो तो ये 648 हो गया, ये 648 है, ये 600,000 है, तो आपको तो लॉस आ रहा है 48 का, तो आप तो कहोगे ना करो, जबकि मैं तो कह रहा हूं करो। आप कहते हो जी कंप्लीट ना करो, यहीं पे छोड़ दो, मैं कह रहा हूं नहीं भाई इसको कंप्लीट करो। जी एग्जैक्टली यही कहानी है। अगर आप आज कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हो तो आपका लॉस 3 लाख है। आज कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते हो तो लॉस 3 लाख है, अकाउंटिंग लॉस। और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हो तो अकाउंटिंग लॉस 48 पे है, तो कितने का फायदा हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 2,52,000 से लॉस कम हो गया, तो लॉस में कमी इनकम। आज कॉन्ट्रैक्ट बंद करते हो तो 3 लाख डूब गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे तो सिर्फ 48 का अकाउंटिंग लॉस आएगा। अकाउंटिंग लॉस 48 का है, लेकिन असल में तो आपने अकाउंटिंग लॉस को कंप्लीट करने के चक्कर में 3 लाख से 48 पे ले आए हो। अपने लॉस में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 252 की कमी कर ली है। दैट्स व्हाई हम इसको छोड़ देते हैं, पास्ट इररिलेवेंट है, इसको हम कंसीडर नहीं करते, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे चलते हैं हम। हमारा डिसीजन यहाँ पे प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीक से इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे, चैप्टर के मजीद जो कैपिटल अप्रेजल के टूल्स हैं उन पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।